एक बंद कमरा था। उसमें कोई खिड़की नहीं थी, न कोई रोशनी। पर जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से ऐसी चमक निकली जैसे अंदर कोई खजाना छिपा हो। लोग दौड़ पड़े उस कमरे की ओर। किसी ने नहीं देखा कि फर्श पर कांटे बिछे थे। सबको वही चमक दिखी, वही खजाना। लेकिन जो लोग अंदर गए वो कुछ देर बाद बाहर निकले तो उनके हाथ खाली थे और पांव जख्मी। ये कहानी आपको काल्पनिक लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत सारे नए निवेशकों की कहानी है जो बिना समझे ETF नाम के चमकते दरवाजे के पीछे दौड़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक भरोसेमंद मुस्कान आ जाती है। सबको लगता है कि यही है सबसे आसान, सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता तरीका निवेश करने का। पर कोई ये नहीं पूछता कि जिस चीज को इतना सस्ता और सरल बताया जा रहा है, उसमें आखिर मुनाफा कहाँ है और किसका है। क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार की दुनिया में कोई भी चीज सच में आसान हो सकती है? अगर सब इतना ही आसान होता तो फिर हर कोई करोड़पति बन चुका होता। ETF का असली चेहरा बहुत ही सूक्ष्म और घुमावदार होता है। इसे इस तरह पेश किया जाता है जैसे आप एक बास्केट में एक साथ कई कंपनियों में निवेश कर रहे हों, जिससे आपका जोखिम कम हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उस बास्केट के अंदर झांक कर देखा है? क्या उसमें सच में वही कंपनियां हैं जो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, या फिर वो कंपनियां भी हैं जो बस किसी इंडेक्स का हिस्सा होने के कारण उस बास्केट में घुस गई हैं? और क्या आपने ये सोचा है कि जब किसी खराब स्टॉक को भी मजबूरी में बास्केट में डालना पड़ता है तो उसका असर आपके पूरे निवेश पर क्या होता है? नए निवेशक अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि ETF का मतलब है रिस्क कम, प्रबंधन आसान और रिटर्न लगभग तय। लेकिन सच ये है कि ETF आपको एक ऐसा आराम दे देता है जो धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। आप मान लेते हैं कि अब आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। और यहीं से आपके निवेश की मौत की शुरुआत होती है। एक आम निवेशक ETF खरीदता है सिर्फ नाम देखकर। टेक्नोलॉजी आधारित फंड है तो लगता है यह भविष्य का फंड है। ग्रीन ऊर्जा पर आधारित है तो लगता है यही तो वो सेक्टर है जो आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी उस फंड की होल्डिंग्स देखी हैं? क्या आपने उन कंपनियों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया है? अधिकतर लोग नहीं करते। वो बस नाम सुनते हैं और पैसे लगा देते हैं। अब आते हैं उन ETF की बात पर जो लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ये दावा करते हैं कि वो 2 गुना या 3 गुना रिटर्न देंगे। ये नाम सुनकर निवेशक का मन ललचाने लगता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि यही फंड अगर एक दिन में गिर जाए तो नुकसान भी 2 गुना या 3 गुना होगा। और ये फंड हर दिन के प्रदर्शन पर आधारित होते हैं, न कि लंबी अवधि पर। यानी अगर आपने इन्हें लंबे समय तक पकड़ कर रखा तो यह मुनाफा नहीं, नुकसान बनकर रह जाते हैं। और अब जरा सोचिए कि आपने कभी किसी ETF का प्रबंधन शुल्क यानी खर्च अनुपात देखा है? बहुत से निवेशक सोचते हैं कि ETF सस्ते होते हैं, लेकिन जब आप हर साल 2 से 3% की कटौती देखते हैं और जब वह वर्षों तक आपके रिटर्न को निगलती रहती है, तब असल में पता चलता है कि नुकसान कहां हुआ। ETF का एक और छिपा हुआ सच है ट्रैकिंग त्रुटि। यानी वो फंड जो दावा करता है कि वो किसी सूचकांक को ट्रैक कर रहा है, असल में उससे पीछे रह जाता है और ये अंतर समय के साथ बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो रिटर्न सोचा था वो आपको मिल नहीं रहा, लेकिन आपको इस बात का पता भी नहीं चलता क्योंकि आपने कभी उसके प्रदर्शन की तुलना मूल सूचकांक से की ही नहीं। एक और गंभीर गलती जो नया निवेशक करता है वह है ETF की तरलता को नजरअंदाज करना। बहुत से ETF ऐसे होते हैं जिनका व्यापार बहुत कम होता है, यानी जब आप उसे बेचना चाहें तो शायद उस समय कोई खरीदने वाला ही ना हो, और अगर खरीदार मिला भी तो बहुत नीचे के दाम पर। फिर आती है विषय आधारित ETF की बात। ये वो फंड होते हैं जो किसी विशेष थीम पर आधारित होते हैं, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष तकनीक, साइबर सुरक्षा और न जाने क्या क्या। इनका प्रचार सोशल मीडिया पर बहुत जोर शोर से होता है। इनके नाम ही इतने चमकदार होते हैं कि निवेशक सोचता है यही तो भविष्य की कुंजी है। लेकिन जब आप इनके अंदर देखते हैं तो वही पुरानी कंपनियां दिखाई देती हैं जो पहले से ही अपनी ऊंचाई पर हैं और जिनमें अब आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। कई निवेशक एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ETF को सिर्फ उसके पिछले प्रदर्शन के आधार पर चुनते हैं, यानी जो फंड पिछले 3 वर्षों में अच्छा चला वही अब भी अच्छा चलेगा, ऐसी उम्मीद लेकर पैसा लगाते हैं। लेकिन ये बात निवेश की दुनिया में सबसे खतरनाक सोच होती है। बाजार हमेशा बदलता रहता है और जो फंड कल अच्छा था वह आज बेकार भी हो सकता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि बहुत से ETF में ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका मूल्यांकन बहुत अधिक हो चुका होता है, यानी वो स्टॉक्स पहले ही इतने महंगे हो चुके होते हैं कि अब उनमें ज्यादा बढ़त की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे में अगर बाजार गिरा
तो ये स्टॉक्स सबसे पहले गिरते हैं और सबसे अधिक गिरते हैं। और चूंकि आपका ETF उन्हीं स्टॉक्स से भरा है, इसलिए आपका निवेश सीधा नुकसान की तरफ चला जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नुकसान तो कम होता है तो फायदा भी भले कम हो, पर स्थिरता तो मिलती है, तो जरा सोचिए, क्या यही स्थिरता तब भी काम की है जब महंगाई आपके निवेश की वास्तविक कीमत को हर साल थोड़ा थोड़ा करके कम कर रही है? यदि आपका फंड साल में 5% की दर से बढ़ रहा है और महंगाई भी 5% है, तो आप असल में कुछ भी नहीं कमा रहे, आप बस शून्य पर खड़े हैं। ETF का एक बहुत गहरा और अनदेखा असर होता है आपके मनोविज्ञान पर। यह आपको एक झूठा आत्मविश्वास देता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, और यही सबसे खतरनाक होता है, जब आपको लगे कि आप सही हैं, जबकि असल में आप धीरे धीरे एक ऐसे दलदल में जा रहे हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे आपका निवेश निष्क्रिय बनता जाता है और आप खुद भी। अब सवाल यह उठता है, क्या ETF पूरी तरह बुरे हैं? नहीं, लेकिन अगर आप बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ लोगों की बातों में आकर इनका चुनाव करते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। असली निवेशक वही होता है जो हर चीज को परखता है, जो यह जानता है कि कोई भी उत्पाद चाहे जितना भी आसान क्यों न लगे, उसके पीछे एक पूरा तंत्र काम करता है। जो आपका पैसा चाहता है, आपको फायदे में नहीं बल्कि भ्रम में रखना चाहता है। कई बार निवेशकों को लगता है कि ETF एक ऐसा तरीका है जिससे वो कम जोखिम में बाजार का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन यह सोच तब तक सही है जब तक आप ये नहीं मान लेते कि ETF का मतलब है कोई जिम्मेदारी नहीं। निवेशक बनना है तो समझना जरूरी है, हर ETF के अंदर छिपे हुए जोखिम को जानना जरूरी है। सिर्फ यह सोचकर कि नुकसान कम होगा, आप प्रॉफिट से भी हाथ धो सकते हैं, और यही वो कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक नया निवेशक जब पहली बार अपने मोबाइल ऐप या किसी वेबसाइट पर ETF नाम देखता है, तो सबसे पहली चीज जो उसे खींचती है वो होती है उसका नाम और उसका पिछले कुछ वर्षों का प्रदर्शन। उसे लगता है कि अगर कोई फंड पिछले 2 या 3 वर्षों में अच्छा रिटर्न दे चुका है तो आगे भी देगा। यही सोचते हुए वह तुरंत पैसे निवेश कर देता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि बाजार कभी भी एक सी दिशा में नहीं चलता। जो कंपनियां पहले अच्छा कर चुकी हैं वो हमेशा अच्छा करें, ये जरूरी नहीं है, और एक समय बाद उनका मूल्य इतना बढ़ जाता है कि वो भविष्य में स्थिर या नीचे की तरफ भी जा सकती हैं। नई निवेशकों की दूसरी सबसे आम गलती है नाम देखकर ETF चुन लेना। उदाहरण के लिए, अगर किसी फंड का नाम प्रौद्योगिकी या हरित ऊर्जा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ हो, तो तुरंत उत्साह आ जाता है कि यह भविष्य का क्षेत्र है, इसमें तो पैसा लगाना ही चाहिए। लेकिन नाम के पीछे क्या है, इसका विश्लेषण करना कोई नहीं चाहता। बहुत बार इन नामों का उपयोग केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है, और जो कंपनियां उस फंड में शामिल होती हैं वो कई बार ऐसी होती हैं जो पहले ही ज्यादा मूल्य पर ट्रेड हो रही होती हैं या जिनका विकास धीमा हो चुका होता है। निवेशक नाम से प्रभावित होकर पैसे लगा देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि वह असल में किस में निवेश कर रहा है। एक और गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह है उस फंड की संरचना को न समझना। हर ETF एक विशेष ढांचे में काम करता है। कुछ फंड किसी सूचकांक को अनुकरण करते हैं, जैसे शीर्ष 50 कंपनियों का सूचकांक या किसी विशेष क्षेत्र का सूचकांक। लेकिन कई ETF ऐसे भी होते हैं जो खुद की रणनीति से काम करते हैं, जिनमें प्रबंधन टीम अपने हिसाब से कंपनियों का चयन करती है। नए निवेशक इस फर्क को नहीं समझते और सभी ETF को एक जैसा मानकर चलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब उस फंड का प्रदर्शन बाकी बाजार से अलग होता है तो निवेशक को यह समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। बहुत बार देखा गया है कि निवेशक सिर्फ एक वेबसाइट या ऐप के सुझाव पर ETF खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिस चीज को किसी प्लेटफॉर्म ने सुझाया है वह तो सही ही होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कई बार इन सुझावों के पीछे व्यापारिक हित भी जुड़े होते हैं। बहुत सी वेबसाइटें या ऐप विशेष फंड हाउस के साथ साझेदारी करके उन फंडों को प्रमुखता देती हैं, भले ही उनका प्रदर्शन या गुणवत्ता बाकी विकल्पों से कमतर हो। नया निवेशक उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता है और वहीं सबसे पहली चूक करता है। एक और गंभीर गलती होती है खर्च अनुपात यानी प्रबंधन शुल्क को नजरअंदाज करना। अधिकांश ETF में यह प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन कुछ विशेष ETF जैसे सक्रिय प्रबंधन वाले या विषय आधारित ETF में यह शुल्क काफी अधिक हो सकता है। नया निवेशक इसे केवल 1% या आधा प्रतिशत मानकर चलता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जब यही कटौती साल दर साल होती है और वह भी चक्रवृद्धि रूप में, तो यह उसके कुल रिटर्न को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।
5 वर्षों में यह छोटा सा प्रतिशत हजारों रुपयों में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा बहुत से निवेशक उस फंड की तरलता की जांच नहीं करते, यानी वे यह नहीं देखते कि उस ETF की प्रतिदिन की खरीद बिक्री कितनी होती है। अगर किसी फंड में बहुत कम कारोबार हो रहा है तो जब आप उसे बेचना चाहें तो शायद कोई खरीदार ही ना मिले या आपको बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़े। इस कारण आप नुकसान में भी हो सकते हैं, भले ही फंड का मूल्य कागज पर अधिक दिख रहा हो। जब कोई व्यक्ति पहली बार निवेश की दुनिया में आता है तो वह अक्सर दूसरों की देखा देखी निवेश करता है। किसी मित्र ने कहा कि उसने किसी विशेष ETF में पैसा लगाया है तो वह भी उसी में पैसे लगा देता है, या फिर सोशल मीडिया पर किसी ने किसी विशेष फंड की तारीफ कर दी तो उसने भी मान लिया कि वही सबसे अच्छा विकल्प है। यह समूह मानसिकता निवेश के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, क्योंकि जो फंड किसी और के लिए अच्छा है वह आपके लिए जरूरी नहीं कि उतना ही लाभकारी हो। हर व्यक्ति की जोखिम सहने की क्षमता, निवेश का लक्ष्य और समय अवधि अलग होती है। बहुत से लोग यह भी नहीं समझते कि हर ETF की अपनी एक सीमा होती है। जैसे अगर आप केवल भारत के भीतर के शेयरों में निवेश कर रहे हैं तो आपकी पूरी पूंजी एक ही देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो जाती है। कोई वैश्विक संकट हुआ या देश की आर्थिक नीति में बड़ा बदलाव आया तो आपका पूरा निवेश प्रभावित हो सकता है। इसी तरह अगर आप किसी एक ही सेक्टर के ETF में पैसा लगा रहे हैं, जैसे केवल प्रौद्योगिकी या केवल बैंकिंग, तो आप अपनी पूंजी को एक ही जगह बांध रहे हैं। अगर उस सेक्टर में गिरावट आई तो आप उसे बचा नहीं पाएंगे। कुछ निवेशक यह भी नहीं समझते कि ETF के भीतर के स्टॉक्स का प्रतिशत यानी भार किस तरह तय होता है। अक्सर किसी फंड में 5 या 6 स्टॉक्स ही पूरे फंड का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं और बाकी कंपनियां केवल नाममात्र की होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आपको लग रहा हो कि आपने 30 या 40 कंपनियों में निवेश किया है, लेकिन असल में आपकी पूंजी का बड़ा हिस्सा केवल कुछ गिनी चुनी कंपनियों पर ही निर्भर है। अगर उन कंपनियों में कोई गिरावट आती है तो आपका पूरा फंड डगमगा सकता है। बहुत से ETF में यह भी देखा गया है कि वो एक तय रणनीति से बंधे होते हैं, चाहे बाजार की स्थिति कुछ भी हो। यानी अगर वो किसी विशेष सूचकांक को अनुकरण कर रहे हैं तो भले ही उसमें कुछ कंपनियां लंबे समय से खराब प्रदर्शन कर रही हों, वे उस फंड का हिस्सा बनी रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नियम के अनुसार उन कंपनियों को हटाया नहीं जा सकता, और इसका नुकसान सीधे निवेशक को होता है, जिसे लगता है कि वह विविधता के जरिए जोखिम को कम कर रहा है, लेकिन असल में वह घटिया कंपनियों को भी अपने पोर्टफोलियो में स्थान दे रहा है। और शायद सबसे बड़ी गलती होती है यह सोचना कि एक बार ETF में पैसे लगाकर आप उसे भूल सकते हैं। निवेश का मतलब यह नहीं होता कि आपने पैसा डाल दिया और अब बस बैठकर फल का इंतजार कीजिए। हर निवेश को समय समय पर मूल्यांकन की जरूरत होती है। क्या वह फंड अब भी वैसा ही प्रदर्शन कर रहा है जैसा पहले कर रहा था? क्या उसमें शामिल कंपनियां अभी भी उतनी ही मजबूत हैं? क्या उस फंड की रणनीति अब भी बाजार के अनुरूप है? इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी होता है, और नए निवेशक अक्सर इससे बचते हैं। कुछ लोग यह भी समझ नहीं पाते कि ETF में कब घुसना है और कब बाहर निकलना है। वो या तो डर के कारण बहुत जल्दी बेच देते हैं या फिर लालच में बहुत देर तक पकड़े रहते हैं। उन्हें समय की कीमत नहीं पता होती। ETF का चुनाव करने से ज्यादा जरूरी होता है उसमें प्रवेश और निकास का समय। लेकिन नए निवेशक इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और अंत में या तो कम रिटर्न से संतोष करते हैं या नुकसान उठाते हैं। एक और जटिलता होती है ETF की कर संबंधी प्रक्रिया। कई बार निवेशक यह नहीं जानते कि किस प्रकार के ETF में क्या कर लगता है, किस सीमा तक लाभ कर के अंतर्गत आता है और किन स्थितियों में कर लाभ भी मिल सकता है। यह सब जानना बहुत जरूरी होता है, खासकर अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। लेकिन ज्यादातर लोग निवेश करने से पहले इस पर विचार नहीं करते और बाद में परेशान होते हैं जब उन्हें भारी कर भरना पड़ता है। कई बार निवेशक यह भी सोचते हैं कि क्योंकि ETF में स्टॉक्स की संख्या अधिक होती है इसलिए उनका पैसा अधिक सुरक्षित है, लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। बहुत बार ETF में शामिल कई कंपनियां एक ही प्रकार की होती हैं या उनके कारोबार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर किसी एक क्षेत्र में मंदी आती है तो बाकी कंपनियां भी खिंच जाती हैं। यानी विविधता केवल दिखावटी होती है, असल में आपका जोखिम उतना ही रहता है जितना किसी एक स्टॉक में होता। इन सभी कारणों से यह साफ हो जाता है कि नया निवेशक जब बिना पूरी जानकारी के ETF में प्रवेश करता है तो वह एक दिखावे के भ्रम में फंस जाता है। उसे लगता है कि वह सुरक्षित जमीन पर खड़ा है, लेकिन असल में उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसक रही होती है, और जब तक वह इसे समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ETF को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ये नुकसान नहीं करवाते, और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग आंख मूंद कर इनमें इन्वेस्ट कर बैठते हैं।
लेकिन जो फंड दिखने में सबसे आसान लगता है वही अंदर से सबसे जटिल हो सकता है। और कुछ ETF तो ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे आपके पूरे पोर्टफोलियो को खोखला बना देते हैं, बिना कोई शोर किए, बिना कोई साफ चेतावनी दिए। सबसे पहले बात करते हैं उन ETF की जो बहुत ही सीमित मार्केट या सेक्टर पर आधारित होते हैं। इन्हें थीम बेस्ड ETF कहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक वगैरह। ये नाम इतने आकर्षक होते हैं कि एक आम निवेशक तुरंत मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि ये फ्यूचर सेक्टर्स हैं और इनका ग्रोथ पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन जब आप इन फंड्स की स्ट्रेटजी को गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें शामिल कंपनियां या तो बहुत नई होती हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कमजोर होता है, या फिर ऐसी होती हैं जिनका वैल्यूएशन पहले से ही आसमान छू रहा होता है। यानी आपकी एंट्री ऐसे समय हो रही होती है जब वो कंपनियां पहले ही अपनी चोटी पर होती हैं और गिरावट की कगार पर खड़ी होती हैं। ऐसे ETF का दूसरा बड़ा खतरा होता है उनकी लिक्विडिटी। थीम बेस्ड ETF में आमतौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है, यानी जब आप कभी उन्हें बेचना चाहें तो आपको उचित कीमत ही न मिले। कई बार तो आपको बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है या कीमत इतनी गिर जाती है कि बेचने का कोई फायदा ही नहीं रहता। एक लंबे समय तक ये फंड आपको भ्रम में रखते हैं कि ग्रोथ आएगी, लेकिन अंदर ही अंदर आपका पैसा एक ठहरे हुए जल में तब्दील हो जाता है, न आगे बढ़ता है न निकलने देता है। इसके बाद आते हैं एक्टिवली मैनेज्ड ETF। ये वो फंड होते हैं जो किसी इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि उनके मैनेजर्स खुद अपने तरीके से स्टॉक्स चुनते हैं और उसे लगातार चेंज करते रहते हैं। इनकी स्ट्रेटजी सुनने में लचीली और स्मार्ट लगती है, लेकिन असल में ये फंड आपके ऊपर एक और बड़ा बोझ डालते हैं, हाई एक्सपेंस रेशियो। यानी ये हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट का एक मोटा हिस्सा प्रबंधन शुल्क के तौर पर काटते रहते हैं, और बदले में जो रिटर्न मिलना चाहिए वो या तो एवरेज होता है या कई बार इंडेक्स फॉलो करने वाले सिंपल ETF से भी कम। ऐसे ETF का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये परफॉर्मेंस का एक भरोसेमंद ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दे पाते। हर महीने स्ट्रेटजी बदलती है, होल्डिंग्स बदलती हैं, और आप कभी नहीं जान पाते कि अगले महीने आपके पैसे कहां लगाए जाएंगे। इस अनिश्चितता की वजह से आपका पोर्टफोलियो एक स्थायी दिशा में कभी नहीं बढ़ता, और कभी कभी तो इतनी असंगत चाल चलने लगता है कि आपको समय रहते नुकसान का अंदाजा भी नहीं हो पाता। अब बात करते हैं लेवरेज ETF की। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये वो फंड होते हैं जो 2 या 3 गुना रिटर्न देने का वादा करते हैं। यानी अगर मार्केट 1% ऊपर गया तो ये 2 या 3% ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट 1% नीचे गया तो नुकसान भी 2 गुना या 3 गुना होता है। और मजे की बात यह है कि ये लेवरेज सिर्फ डेली लेवल पर काम करता है। मतलब इनका डिजाइन ही ऐसा होता है कि हर दिन की चाल को कैप्चर करना है, न कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। अगर आपने ऐसे ETF को हफ्तों या महीनों तक होल्ड किया तो आपके रिटर्न में घिसाव शुरू हो जाता है, भले ही मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही क्यों ना हो। इन फंड्स में जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है वो बहुत ही उच्च स्तरीय गणना पर आधारित होती है, जिसे एक आम निवेशक समझ ही नहीं सकता। ये ETF उच्च वोलेटिलिटी वाले मार्केट में बहुत ही अनियमित तरीके से रिटर्न देते हैं, जिससे कई बार सकारात्मक मार्केट में भी आपकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव जा सकती है। और अगर आप ऐसे ETF को सिर्फ लालच में पकड़े बैठे रहते हैं तो एक समय के बाद आपको समझ ही नहीं आता कि आपने कब, कहां और कितना गंवा दिया। कुछ ETF ऐसे होते हैं जो विदेशी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब एक आम निवेशक इनमें पैसे लगाता है तो उसे लगता है कि वह ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है और उसके पैसे पर विदेशी अर्थव्यवस्था का असर पड़ेगा, जिससे उसका पोर्टफोलियो ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन इसमें कई खतरे छिपे होते हैं। सबसे पहला है करेंसी रिस्क। अगर आपके ETF की वैल्यू डॉलर या यूरो में है और उस करेंसी के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाता है तो भले ही फॉरेन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपके रिटर्न में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा ऐसे ETF में कर नियम अलग होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। बहुत से निवेशक यह नहीं जानते कि उन्हें टैक्स कैसे भरना है या लाभ की गणना कैसे करनी है। एक और तरह का ETF होता है जिसे स्मार्ट बीटा ETF कहते हैं। ये दावा करते हैं कि वो मार्केट कैप आधारित इंडेक्स की जगह वैल्यू, वोलेटिलिटी, क्वालिटी या मोमेंटम जैसे कारकों पर आधारित होते हैं और इससे बेहतर रिटर्न मिलता है। सुनने में ये बहुत ही वैज्ञानिक लगता है, लेकिन ज्यादातर बार ये फंड ओवर इंजीनियर्ड होते हैं। यानी इन्हें इतना ज्यादा नियमों और गणनाओं के आधार पर बनाया गया होता है कि असल में ये परफॉर्मेंस की स्थिरता खो बैठते हैं। इनका बैकटेस्टेड डेटा बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इनकी पकड़ कमजोर होती है। इन सभी तरह के ETF एक चीज में एक जैसे हैं। ये आपको सुरक्षा और आराम का भ्रम देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पूंजी को नीचे खींचते हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है।
यही सबसे बड़ा खतरा होता है। एक सीधा नुकसान तो इंसान पहचान लेता है और संभल जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे रिसाव होता है तो उसे पकड़ना मुश्किल होता है, और जब तक आप जागते हैं तब तक पोर्टफोलियो का दम टूट चुका होता है। बहुत से निवेशक यह सोचते हैं कि ETF में रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन तब तक ही फायदेमंद होता है जब वो स्मार्ट तरीके से किया गया हो। अगर आप एक ही सेक्टर के 10 कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं तो वह डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ भ्रम है, और ETF के नाम पर ऐसे भ्रम बहुत आम हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक समझदार निवेशक को यह तय करना होगा कि कौन से ETF उसकी स्ट्रेटजी के अनुकूल हैं और किन से दूरी बनाकर रखनी है। ऐसे फंड जो बहुत कम लिक्विडिटी रखते हैं, जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ऊंचा है, जिनकी स्ट्रेटजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, या जो बहुत ही सीमित सेक्टर पर आधारित हैं, उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। ऐसे ETF जो सिर्फ आकर्षक नाम के भरोसे बिकते हैं, उनके पीछे छिपे जोखिम को समझे बिना पैसा लगाना एक धीमा आत्मघात है। ETF का चुनाव सिर्फ रिटर्न देखकर नहीं होना चाहिए। आपको उसकी स्ट्रेटजी, होल्डिंग्स, ट्रैकिंग एरर, मैनेजमेंट स्कीम, लिक्विडिटी, एक्सपेंस रेशियो, टैक्स इंपैक्ट और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस सब कुछ गहराई से समझना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी एक भी चीज को नजरअंदाज करते हैं तो यह फंड आपके लिए धीमा जहर बन सकता है। शुरुआत में मीठा लगेगा, लेकिन अंत में जेब खाली कर देगा। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ETF सुरक्षित हैं क्योंकि इनसे लॉस कम होता है। यह बात एक हद तक सही भी लगती है। जब आप किसी एक स्टॉक में पैसा लगाते हैं और वह स्टॉक गिरता है तो पूरा निवेश एक झटके में 50% तक घट सकता है। वहीं ETF में, क्योंकि पैसा कई कंपनियों में बंटा होता है, गिरावट इतनी तेज नहीं होती। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। क्योंकि लॉस कम है इसलिए इन्वेस्टमेंट अच्छा है। यह सोचना वैसा ही है जैसे कोई कहे कि क्योंकि चोट कम लगी है इसलिए इलाज की जरूरत नहीं है। असल में जब आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट विकल्प में पैसा लगाते हैं जो आपको लॉस से बचा तो लेता है, लेकिन प्रॉफिट की संभावना भी बहुत सीमित कर देता है, तो आप एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां आप न आगे बढ़ पाते हैं न पीछे हट सकते हैं। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप ठहरे हुए हैं। ETF की पूरी बनावट ही इस तरह की होती है कि उसमें ग्रोथ की स्पीड बहुत सीमित होती है। क्योंकि यह एक बास्केट होता है जिसमें अच्छी और कमजोर दोनों तरह की कंपनियां होती हैं, तो उनका औसत निकालकर जो रिटर्न बनता है वह बहुत ही सामान्य यानी मीडियोकर होता है। अगर किसी ETF में 100 कंपनियां हैं और उनमें से 10 कंपनियां शानदार रिटर्न दे रही हैं, लेकिन बाकी 85 बहुत धीमी हैं या नीचे जा रही हैं, तो आपका नेट रिटर्न कभी भी असली ग्रोथ को नहीं पकड़ पाएगा। आप एक औसत रास्ते पर चलते रहेंगे, और यहीं से शुरू होता है मिड रिटर्न की आदत का जाल। निवेशक को यह लगने लगता है कि 4 या 5% का रिटर्न भी ठीक है क्योंकि यह बैंक से ज्यादा है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि महंगाई लगातार 5 या 6% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आप असल में कुछ कमा नहीं रहे, बस अपनी पूंजी की क्रय शक्ति को उसी स्तर पर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप दौड़ नहीं रहे, बस खड़े होकर अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूं। बहुत से निवेशक ETF इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां रिस्क कम है, लेकिन वो यह नहीं समझते कि रिस्क कम होने का मतलब है कि रिटर्न भी कम है। बाजार में जितना ज्यादा जोखिम आप उठाते हैं उतना ज्यादा लाभ की संभावना होती है, और जब आप जोखिम से डरते हुए ETF जैसे प्रोडक्ट्स में पैसा लगाते हैं तो आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट मॉडल को अपना लेते हैं जो आपको कभी ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा। आपको छोटे छोटे फायदे मिलते रहेंगे, लेकिन वो फायदे कभी भी आपको आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ नहीं ले जाएंगे। एक और बात जो अक्सर लोग नहीं सोचते वो ये है कि कम लॉस का मतलब हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर बाजार में बड़ी गिरावट आई और आपका ETF केवल 10% गिरा जबकि बाकी स्टॉक्स 20% गिरे, तो आप सोचते हैं कि आपका फैसला सही था। लेकिन जब वही बाजार अगले 6 महीने में 40% ऊपर चला गया, तब वही ETF केवल 15% ऊपर गया, जबकि दूसरे स्टॉक्स ने 30 से 35% का फायदा दिया। यानी आपने गिरावट से तो खुद को कुछ हद तक बचा लिया, लेकिन फायदे में भी आपने अपने हाथ बांध लिए। यह सिलसिला तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब आप इस आदत को ही इन्वेस्टमेंट की परिभाषा मान लेते हैं। जब आप बार बार यह दोहराने लगते हैं कि मैं लॉस से बचा रहा हूं इसलिए मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन आपकी नेटवर्थ, आपकी वेल्थ ग्रोथ और आपकी इन्वेस्टमेंट की गुणवत्ता धीरे धीरे जड़ हो जाती है।
आप हर साल कुछ प्रतिशत के लाभ में संतुष्ट रह जाते हैं, जबकि आपके चारों तरफ लोग अलग अलग स्ट्रेटजी, इंडस्ट्री और प्लेटफॉर्म पर काम करके 2 गुने 3 गुने रिटर्न निकाल रहे होते हैं। ETF की इस औसत परफॉर्मेंस का एक और पहलू यह है कि यह आपके सोचने की क्षमता को कुंद कर देता है। जब आप बार बार ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आपको न बहुत सोचने की जरूरत होती है, न ज्यादा रिसर्च करने की, तो आप धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। आपको लगता है कि बाजार की समझ जरूरी नहीं है, ट्रेंड समझना जरूरी नहीं है, बस हर महीने पैसे डालते रहो और आगे चलकर अच्छा हो जाएगा। यह सोच बहुत ही आरामदेह लगती है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी होती है, क्योंकि इस सोच से आप कभी उन मौकों को पहचान ही नहीं पाते जो असली ग्रोथ का रास्ता होते हैं। ETF एक तरह से निवेशक को एक सॉफ्ट कुशन देता है जिसमें वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन वह कुशन इतना मुलायम होता है कि उसमें आपकी हिम्मत, आपकी खोजने की ताकत और आपका रिटर्न सब दबकर रह जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता। आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि दूसरे लोग रॉकेट की तरह आगे निकल रहे हैं और आपने खुद को एक धीमी गाड़ी में बंद कर रखा है। अब अगर आप सोचते हैं कि धीरे चलना बेहतर है, तो वो सोच कुछ हद तक ठीक है, लेकिन तब जब आप शुरुआत कर रहे हों या आपका लक्ष्य सिर्फ पूंजी को सुरक्षित रखना हो। लेकिन अगर आप वाकई में वेल्थ बनाना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। आपको ऐसे अवसर तलाशने होंगे जो रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी देते हों। और अगर आप लगातार सिर्फ ETF जैसे मीडियोकर रिटर्न वाले साधनों में ही टिके रहेंगे, तो आप कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करने लगे। ETF आपको स्टेबिलिटी तो देता है, लेकिन वह स्टेबिलिटी एक लोहे की जंजीर बन जाती है जो आपको बड़े सपनों तक उड़ने नहीं देती। वह कहता है यहां रहो, यहां सुरक्षित हो, लेकिन वह कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देता। यह एक मानसिक जाल है जिसमें एक बार फंस गए तो उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। बाजार में मौके चुपचाप नहीं आते, वो शोर के बीच छुपे होते हैं। और जब आप सिर्फ एक ऐसे साधन में निवेश करते हैं जो कभी शोर नहीं करता, तो आप उन मौकों को खो देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी आप बहुत पीछे रह गए। यही ETF का सबसे खतरनाक पहलू है। यह आपको गलती का कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता, यह सिर्फ अवसरों को धीरे धीरे चुरा लेता है। एक समय बाद यही ETF आपकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। आप खुद ही अपने दिमाग को सीमित करने लगते हैं। आपको लगता है कि यही सही तरीका है, यही सुरक्षित है और यही पर्याप्त है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में पर्याप्त कभी भी सफलता की गारंटी नहीं होता। वहां परफॉर्मेंस मायने रखती है, वहां ग्रोथ मायने रखती है, वहां समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और अगर आप उस दौड़ में पीछे रह गए, तो फिर आपको बार बार छोटे रिटर्न में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ETF की दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह नुकसान को साफ साफ नहीं दिखाता, और जो चीज आपको नुकसान में होते हुए भी नुकसान का एहसास न दे, वही सबसे खतरनाक होती है। यह आपको आदत में डाल देती है। कम कमाओ, लेकिन सोचो कि सही कर रहे हो। धीरे धीरे यह सोच एक ऐसी आदत में तब्दील हो जाती है जो न तो आपको आगे बढ़ने देती है और न ही दूसरे विकल्पों के लिए आपका दिमाग खुला रखती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से यह सवाल करें, क्या यह वाकई मुझे उस स्तर तक ले जाएगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? क्या इसका स्ट्रक्चर मुझे सिर्फ सुरक्षा दे रहा है या ग्रोथ भी? क्या मैं अपने फैसले इस डर से ले रहा हूं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, या मैं उस संभावना को भी देख रहा हूं जहां मेरी वेल्थ असली रूप में बन सकती है? जो लोग सिर्फ लॉस से डरकर ETF की ओर भागते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि डर के साथ सिर्फ बचाव होता है, निर्माण नहीं। और अगर आपका लक्ष्य केवल बचाना है, तो आप कभी बना नहीं पाएंगे। रिटर्न और रिस्क हमेशा साथ चलते हैं, और जब आप सिर्फ एक को चुनते हैं, तो दूसरे से भी हाथ धोना पड़ता है। ETF को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए, और अगर हां, तो क्यों? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुन चुके हैं, तो शायद अब आपके अंदर यह समझ बनने लगी होगी कि ETF कोई जादुई यंत्र नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह आम निवेशक को सुविधा का झांसा देकर सीमित रिटर्न में बांध देता है। अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टर हैं जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर गंभीर है, जो केवल पूंजी सुरक्षित रखना नहीं बल्कि असली वेल्थ बनाना चाहता है, तो ETF आपके लिए नहीं है, क्योंकि ETF की पूरी स्ट्रेटजी ही औसत प्रदर्शन के आसपास घूमती है। ये फंड आपको बाजार की असल चाल से दूर रखते हैं। ये आपको सिखाते हैं कि रिस्क से बचो, लेकिन बदले में आपको ग्रोथ से भी दूर कर देते हैं।
ETF को चुनना ठीक वैसा है जैसे आपने किसी नाव में बैठने का फैसला किया हो जो बहुत धीमी चलती है लेकिन कभी डूबती नहीं। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप 4 साल बाद मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत से लोग पहले ही तट पर पहुंच चुके हैं, जबकि आप अब भी पानी के बीच में फंसे हुए हैं। अब आप सोचिए, क्या यही आपकी मंजिल है? क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो धीरे धीरे कम से कम रिस्क लेकर बहुत लंबा इंतजार करके एक छोटी सी संपत्ति बनाना चाहते हैं? या आप उनमें से हैं जो सही जानकारी, सही स्ट्रेटजी और थोड़े से साहस के साथ वो कदम उठाना चाहते हैं जिससे असली फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है? देखिए, अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जानकारी को गंभीरता से लेते हैं, और अगर आपने अब तक की बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं तो यही वो संकेत है कि आप बाकी लोगों से अलग हैं। इसीलिए आपसे एक विनती है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, कुछ भी ऐसा जो आपकी सोच को एक नया मोड़ दे रहा हो, तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। नीचे दिए गए शेयर बटन पर क्लिक करके इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर भेजिए जो आज भी ETF को आंख मूंद कर एकमात्र विकल्प मानते हैं। और अगर आप इस तरह की गहराई वाली, असली और बिना दिखावे की फाइनेंशियल जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बात करते हैं उस मूलभूत सोच की जो आपको ETF से दूरी बनाने पर मजबूर कर सकती है। सबसे पहला कारण है नियंत्रण की कमी। जब आप ETF में पैसा लगाते हैं तो आप ये तय नहीं कर सकते कि आपका पैसा किन कंपनियों में जाएगा, कितनी मात्रा में जाएगा और कब निकलेगा। ये सब ETF की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और इंडेक्स के नियमों पर निर्भर होता है। यानी आप एक तरह से अपने पैसे की कमान किसी और के हाथ में सौंप रहे होते हैं। दूसरा बड़ा कारण है निष्क्रियता। ETF में पैसा लगाकर आप एक निष्क्रिय निवेशक बन जाते हैं। आप बाजार के साथ चलने लगते हैं लेकिन कभी बाजार से आगे नहीं निकलते। आप सीखना बंद कर देते हैं, रिसर्च करना छोड़ देते हैं और एक झूठे आत्मविश्वास में जीने लगते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असल में आप पीछे रह रहे होते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। तीसरा कारण है सीमित रिटर्न। जैसा पहले भी कहा गया, ETF औसत परफॉर्मेंस देने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ये कभी भी असाधारण रिटर्न नहीं देते। अगर आप 1 दशक तक भी ETF में निवेश करते रहें तो भी आपका पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना वो किसी सही चुनी गई क्वालिटी कंपनी या एक्टिव पोर्टफोलियो में बढ़ सकता था। और अगर आपने समय का सबसे अच्छा दौर सिर्फ ETF में ही काट दिया तो आप अपनी पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो बैठेंगे। चौथा कारण है झूठा सुरक्षा भाव। ETF आपको यह महसूस कराते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन बाजार की असली चाल सुरक्षा में नहीं बल्कि सही जोखिम में होती है। सुरक्षा आपको बचा सकती है लेकिन बनाना नहीं सिखाती। और निवेश सिर्फ बचाने का खेल नहीं है, यह निर्माण, विकास और अवसर पकड़ने का खेल है। अगर आप हर बार सिर्फ बचाव की सोच लेकर चलेंगे तो आप कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करने लगे। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वैकल्पिक सोच की हत्या। जब आप एक ही तरह के निवेश को आदत बना लेते हैं तो आप बाकी रास्तों को देखना ही बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि यही सबसे आसान तरीका है, जबकि असल में आप एक सीमित घेरा बना चुके होते हैं जिसके बाहर आपको कुछ भी नजर नहीं आता। आप वो मौके खो देते हैं जो जोखिम के साथ आते हैं, लेकिन वही मौके आपकी जिंदगी बदल सकते थे। तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प है जागरूकता, विकल्प है रिसर्च, विकल्प है सही कंपनियों को चुनना, इंडस्ट्री को समझना, बिजनेस मॉडल को पकड़ना और उस जानकारी के आधार पर अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना। हाँ, यह रास्ता मुश्किल है, हाँ इसमें मेहनत है, लेकिन यही रास्ता आपको मीडियोकर इन्वेस्टर से हटाकर एक वेल्थ बिल्डर की कैटेगरी में खड़ा कर सकता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा समझ नहीं रखते तो ETF एक ब्रिज की तरह हो सकता है, पर वो सिर्फ एक ट्रांजिशन होना चाहिए, मंजिल नहीं। आपको सीखते रहना होगा, बढ़ते रहना होगा और धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचना होगा जहां आप अपने फैसले खुद ले सकें। तभी आप वो आत्मनिर्भर निवेशक बन पाएंगे जो बाजार से डरता नहीं, उसे समझता है। और आखिर में बस यही कहना है, पैसा बचाना आसान है, उसे सही दिशा में लगाना मुश्किल, और उस मुश्किल को आसान सिर्फ जानकारी बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी जानकारी दे सका हो तो उसे अधूरा मत छोड़िए। इसे अपने फाइनेंशियल जर्नी का एक मोड़ बनाइए, एक ऐसा मोड़ जहां से आप ETF जैसे भ्रमों से निकलकर असली रणनीति की ओर बढ़ सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने और लाइक के माध्यम से अपना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद।